अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी बोलती है। ये कहां से पढ़ के आए नरेंद्र मोदी? कल स्वतंत्रता दिवस था और देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा बनवाया गया लाल किले के प्राचीर से उन्होंने देश को एड्रेस किया, जुमलेबाजी की बरसात हुई, बौछार हुई। इतना ही नहीं, उनके भाषण इतना ही पे नहीं रुके, बल्कि उन्होंने अनगिनत और अनेकों झूठ भी बोला उस ऐतिहासिक स्थल से। इन्हीं सारे विषयों पे आज हम लोग आपसे विमर्श करने वाले हैं। इस विषय पे भी हम आपसे बात करेंगे कि अभी जो देश के हालात है, चाहे महिला हिंसा को लेकर के, महिला अपराध को लेकर के हो, मणिपुर को लेकर के हो, या फिर जिस तरह से हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी ने विमेन एम्पावरमेंट के लिए जो काम किया है, उस पर अनुप्रिया जी आप लोगों से विमर्श करिए। देखिए, 100 दिन बीत गए हैं, 100 दिन से भी ज्यादा दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक मणिपुर में हिंसा नहीं रुक रही है। अभी भी वहां पर असम राइफल, देश के प्रधानमंत्री ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि स्थिति वहां सुधर रही है। क्या स्थिति सुधरना इसको कहते हैं कि असम राइफल और मणिपुर पुलिस के बीच में लगातार FIR हो रहे हैं। हजारों हथियार जो है वो छीन लिए गए वहां के लोगों के द्वारा। मुख्यमंत्री बीरेन्द्र सिंह के नाक के नीचे से वहां के जितने आर्म्स एंड एम्युनिशंस होते हैं वहां के सिविलियन ने छीन लिया, लेकिन किसी ने उस पे मुंह तक नहीं खोला। महिलाओं के विरुद्ध शोषण, अत्याचार, या फिर कहे कि एक ऐसा वीडियो जिसकी चर्चा करने में भी रूह कांप जाती है, नहीं वो अंदर से आत्मा वो आवाज नहीं देती है कि पुनः उस शब्द की मैं चर्चा करूं। जिस वायरल वीडियो को देख करके देश का एक एक नागरिक की रूह कांप गई थी, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने मुंह तक नहीं खोला था। जब देश के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सो मोटो कॉग्निजेंस लेकर लिया, तब देश के प्रधानमंत्री जी ने मात्र 36 सेकंड उस हिंसा पर उन्होंने बात रखी थी। विपक्ष इंडिया चाहता था कि हम जब संसद चल रही है तो विस्तृत रूप से मणिपुर हिंसा पे हम बात कर सके, लेकिन इसके लिए सत्ता पक्ष तैयार नहीं था। लेकिन इंडिया की मैं बहुत बड़ी जीत मानती हूं कि जो प्रधानमंत्री महिला हिंसा पर और मणिपुर के विषय पे भागे भागे फिरते थे, इस अविश्वास प्रस्ताव ने उन्हें सदन पे आने पे मजबूर किया और उन्हें सदन में बोलने पे मजबूर कर दिया। ये हमारी सबसे बड़ी जीत थी। लेकिन दुख इस बात का भी है कि प्रधानमंत्री जी ने सत्र के दौरान, अविश्वास प्रस्ताव के दौरान 2 घंटा 14 मिनट उन्होंने भाषण दिया। अफसोस ये है कि मात्र 2 मिनट उन्होंने मणिपुर पे बोला। ये बहुत ही दुखद था। हमारा सवाल मैं पूछना चाहती हूं आप लोगों के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री जी से कि जब मणिपुर में जो बीरेन्द्र सिंह की सरकार है, भाजपा शासित सरकार है, जब उनके विधायक का उस सरकार पे विश्वास नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, वहां के ऑनरेबल महामहिम गवर्नर का जब कॉन्फिडेंस उस सरकार पे नहीं है, और जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का वहां की सरकार पे जब कॉन्फिडेंस नहीं है, तो अभी तक वो सरकार क्यों मौजूद है, क्यों नहीं बर्खास्त किया गया है? बात तो सत्य ही साबित होती है कि बस कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जुमला कर सकती है, झूठ कर सकती है, फरेब बोल सकती है, चाहे वह वादा उनकी युवाओं से है या बेटियों से है। उनका एक नारा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन वो नारा अधूरा था, क्योंकि नारा सत्य में यह था कि बेटी उनसे बचाओ जहां भाजपा की सरकार है, बेटी भाजपा के नेताओं से बचाओ। आज हम लोग इंटायर पॉलिटिकल साइंस जो ब्रह्मांड में नहीं पढ़ाया जाता है, उसके पढ़े हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के अकबर के सुपुत्र शाहजहां के बनाए लाल किला के प्राचीर से बोले गए झूठ। चूंकि झूठ तो इनका DNA है, झूठ बोलना तो इनका संस्कार है। इंटायर पॉलिटिकल साइंस से पास किए तो और झूठ बोलेंगे। इस सब्जेक्ट से तो कोई पढ़वे नहीं किया है, और टेली प्रिंटर से पढ़ते हैं, ये सामने में रखा रहता है, नजर चौकन्ना रहता है, और तब पर भी झूठ बोल देते हैं, चाहे तो गलत पढ़ते हैं या गलत लिखे रहते हैं। खैर ये उनका विषय है। तो आज हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने
लाल किला से 10वीं बार भाषण दिया और सबसे लंबा राजनीति में पटाखा छोड़ा। नहीं होता है पलपलाना राजनीति में, तो 90 मिनट 34 सेकंड ही भाषण दिए और लंबा भाषण देके, लेकिन लाल किला को भी आतंकी एकदम अपमानित कर दिए। कहा कि 1000 वर्ष से देश गुलाम है। लज्जा नहीं लगा नरेंद्र मोदी? अगर 1000 वर्ष से इस देश की गुलामी का इतिहास आप लिख रहे हैं, तो लाल किला कब बना था? लाल किला किसने बनाया था? शाहजहां ने। तो शाहजहां के लाल किला पर चढ़ करके भाषण देने में इनको लज्जा नहीं लगता है। और शाहजहां जिस काल खंड में पैदा लिए, उस खंड को काल खंड को गुलामी का खंड कहते हैं। इतिहास के तो ऐसे जानकार हैं कि चिथड़ा चिथड़ा उड़ा देते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी। अब चलिए इनका हम 10 झूठ पकड़ेंगे। ऐसे तो झूठ बोले में भाई गिनीज बुक में इनका नाम दर्ज है, लेकिन चलिए 10 बार झंडा फहराए हैं तो 10 से झूठ पकड़ते हैं इनका। अब देख लीजिए इनका झूठ। ये बोले कि जनसंख्या के मामले में हमारा अचीवमेंट है देश का, कि दुनिया में सबसे हम आगे हैं। तो गिरिराज सिंह पड़ाका क्यों छोड़ते हैं जनसंख्या नियंत्रण का? योगी आदित्यनाथ क्यों यह बात बोलते हैं जनसंख्या नियंत्रण का? अगर जनसंख्या को आप अपनी उपलब्धि बता रहे हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, तो जनसंख्या नियंत्रण के फर्जी बातें कह करके समाज में तनाव की खेती आपका 2म दर्जा का नेता क्यों पैदा करता है? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, आपने कहा कि कोई भी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी जो है वो भारत का गौरव कर रही है, भारत की गौरव गाथा लिख रही है अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी। इससे बड़ा झूठ और फरेब क्या हो सकता है? प्रेस फ्रीडम रैंकिंग में 150वां स्थान पर आप पहुंच गए 133 से। टीवी उपलब्धि है आपका, है गौरव गाथा है। ये देश का एजेंसी है, गुजरात का है, ये तो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है। इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट डेमोक्रेसी इंडेक्स में 2014 में जब आपका पदार्पण हुआ तो 27वां स्थान में थे, तो 2020 में 53वां पहुंच गए थे। गौरव गाथा है। लाज नहीं लगता है आपको बोलने में कि अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी हमारी रेटिंग कर रहा है, देश में दुनिया में सबसे आगे कह रहा है। सिविल लिबर्टी के मामले में भारत का स्कोर 2015 में 43, अब 22 में घटकर हो गया 33। तो आपको पता नहीं चल रहा है कि फर्जी देशद्रोह का मुकदमा कर देते हैं आप? अब चलिए, राजनीतिक अधिकार के मामले में भारत का स्कोर 35 था, वो अब 33 हो गया, घट गया। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स एंड वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, यानी कि महिला न्याय, मानव विकास और मीडिया की स्वतंत्रता के 3 मामलों में सर्वाधिक खराब है हालत आपका। यह अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी बोलती है। ये कहां से पढ़ के आए नरेंद्र मोदी कि हमारा सब गौरव गाथा खोल रहा है? तो ये एजेंसी कौन है? ये जदयू का एजेंसी बोल रहा है, ये आरजेडी का एजेंसी, कांग्रेस का एजेंसी, अदानी का एजेंसी, क्या अंबानी का एजेंसी? अरे ये एजेंसी कौन है? ये अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है जिसके बारे में आप कह रहे हैं हमारी गौरव गाथा लिख रहा है। अब देखिए क्या करें, अब भूखमरी वाला ये भूखा बना दिया पूरा देश को। ग्लोबल इंडेक्स में पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देश से भी आपका हालत खराब है। अब चलिए, ये कितना बड़ा फर्जीवाड़ा करने वाला है। ये कहां से पढ़ के आए हैं? लगता है सरस्वती शिशु मंदिर में भी इनका नाम लिखाया था कि नहीं लिखाया था। जिसे नहीं आ गया है कैलिफोर्निया पब्लिक यूनिवर्सिटी से पास करके, अब वो ब्रह्मांड में नहीं है, वैसे इंटायर पॉलिटिकल साइंस से ही पास करके आ गए हैं। अब यह क्या बोलते हैं सो देखिए, ये बोलते हैं कि 13.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे आ गए हैं। हम नरेंद्र मोदी जी आपसे जानना चाहते हैं, 80 करोड़ लोगों को आपने गरीबों को राशन मुफ्त में देने की बात कोविड के समय किया। अगर गरीबी रेखा से 13.5 करोड़ लोग बाहर आ गए, जो आपकी रिपोर्ट कहती है, तो 80 करोड़ लोगों को क्यों राशन मिल रहा है आज?
ये तो आपके आंकड़े ही फर्जी हैं। फर्जी तो डीएनए आपका है। आप ही का आंकड़ा है कि 80 करोड़ लोग को हम रोज राशन दे रहे हैं। आप ही का आंकड़ा है कि 13.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकल गए। तो इनको राशन कैसे मिल रहा है? इनको राशन कैसे आप दे रहे हैं? अगर राशन दे रहे हैं तो गरीबी रेखा से ऊपर गए नहीं। ये तो आप ही की बात से आप ही की पुष्टि होती है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। और चलिए, क्या हालत था कि 2011 में गरीबी दर 22.5, 12 में 21.9 और 19 में घटकर 10.2% हो गया। और इसी गरीबी को 2004 में 37.2% था और अगले 8 वर्ष में 12 में 21.9। इसका मतलब यूपीए के कार्यकाल में 15.3% की गिरावट थी और आपके समय 11.7। देश को आपने कंगाल बनाया है, भुखमरी बना दिया। ये रिपोर्ट कहती है, ये हमारी रिपोर्ट नहीं। उस समय यूएनडीपी बनाता था और आज भी यूएनडीपी बनाता है। ये कितना बड़ा झूठा है, सो बताइए। ये तो साफ साफ बता रहा है। मैं तो आंकड़े के माध्यम से बता रहा हूं। अब चलिए, अभी क्या बोला कि पूरी दुनिया में, कहीं दुनिया में कहां घूमे हैं कि ऐसी झटका उटका मार के चल आते हैं कि पूरी दुनिया में यूरिया सबसे कम दाम में मिल रहा है। ऐ नरेंद्र मोदी, गीता पर हाथ रख के बोलो, अगर सनातनी हिंदू हो, अगर सनातनी हिंदू आप हैं, दुनिया के अंदर सबसे अगर कम दाम में यूरिया मिलता है तो वह मिलता है बोलबिया में। बोलबिया भी तो इनको मालूम होगा नहीं। अच्छा, कब क्या बोलेंगे? भादों में कुछ बोल देंगे, सावन में कुछ बोल देंगे। अभी 27 जुलाई को बोले, 28 जुलाई को सीकर में, राजस्थान में चुनावी रैली। लाज तो इस आदमी को लगता नहीं है कि मणिपुर में बेटी निर्वस्त्र हो रही है, आई पगड़ी बांध के निर्लज्ज आदमी राजनीति में प्रवचन दे रहा है। वहां बोले कि 3,000 रुपया से 2 से 3 हो गए, मतलब 3,000 रुपया दाम उसका एवरेज बताया और हम सबसे कम दाम में दे रहे हैं। अब जरा ये भी सच देख लीजिए, किसानों के साथ कितना बड़ा धोखा ये आदमी दे रहा है। कहा कि दुनिया में 2,000 है, अब 3,000 है, हम 2,000 में दे रहे हैं। और भारत में यूरिया का दाम 2014-15 में 276 रुपया और 2023 में 2,068 रुपया। तो कम है, सही बात है, कम है। ये कितना बड़ा जर्ती मार प्रधानमंत्री बन गया, जर्ती मारता है। 2014 में जब ये दाम था 276 रुपया तो 50 किलोग्राम का यूरिया मिलता था बोरा। और नरेंद्र मोदी जी, आपका कुसंस्कार पड़ा किसानों के ऊपर, तो 268 रुपया में 45 किलो। ये जर्ती मार प्रधानमंत्री है, किसान का जर्ती मार लेता है। ये देश का ऐसा प्रधानमंत्री है जो किसानों की आय को दुगना करने का फर्जी वादा करता है और किसानों को जो यूरिया दिया गया उसमें जर्ती मार लिया, 50 किलो को 45 किलो बना दिया और कहा दाम तो घटा दिए। कितना बड़ा जर्ती मार प्रधानमंत्री इस देश को मिल गया है। अब चलिए, इनका यूरिया घोटाला देख लीजिए। 2010 में 22.49 रुपए प्रति किलोग्राम था, 14-15 में 15.50, 2022 में 23.65 रुपए प्रति किलोग्राम। सल्फर का दाम कहीं भी देख लीजिए ना, ये दाम को घटा देगा और वजन को घटा देगा। ये कैसा खेल है, ये समझ लीजिए। ये शुद्ध व्यापारी है, जर्ती मार प्रधानमंत्री है, किसानों के हक का जर्ती मारी करता है ये आदमी। अब चलिए, अभी कह दिए कि मोबाइल का तो बाप रे बाप कहने का है। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के तो ये चांसलर हैं, कहे कि मोबाइल इस्तेमाल करने वाला डेटा सस्ता हो गया। आप लोग सब लोग मोबाइल इस्तेमाल करते हैं,
तो रिचार्जों में पैसा लगता है, कुछ लगता है ना। मोबाइल का रिचार्ज कराइएगा तो कम से कम 200 रुपया लगेगा ना, कटौती होता है ना उसमें। तो जरती मार है कि नहीं, सो बताइए। ये जरती मार आपका है कि नहीं? आप तो फ्री करना चाहिए था आपको, और वो आप ही का कंपनी है। कितना दोस्ती आपको है। हमने अरे वो तो बेचारे हिंदू पंचांग से आजकल घटा देते हैं बेचारे। उसमें मान लीजिए कि एक आध दिन होगा, एकादशी होगा तो कर दिए होंगे। अब हम हालत इनका बता रहे हैं आपको। उसके बाद इन्होंने कह दिया कि रीजनल एस्पिरेशन की बात कर रहे थे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मणिपुर को छोड़कर एक भी राज्य का नाम आपने लिया? एक भी राज्य का नाम आपने लिया? अगर आपको नाम ही लेना था जनसंख्या के मामले में, तो आप ये बोलते कि जनसंख्या के मामले में देश आज सबसे आगे है और बिहार युवाओं का प्रदेश है। अगर आपकी इच्छा सही होती, जो अनुप्रिया ने बताया, उस पॉइंट को मैं बोलना नहीं चाहता हूं। स्वयं सहायता समूह के मामले में बिहार लीडर स्टेट है। ये फॉलोअर सब नहीं देखते हैं हम लोग बैठक किए तो पिछलग्गू जैसा ही भी बैठक करने लगता है। तो हम लोग आजीविका बनाए हैं, आजीविका, और तब इसको आजीविका बनाए। और उत्तर प्रदेश में 1 लाख स्वयं सहायता समूह निकाल के देख लीजिए कितना कम है। और बिहार में कितना है, अभी अनुप्रिया ने बताया। तो बिहार की उपलब्धि बता देते। कितनों वोमिटिंग होता है तो क्या करिएगा, उपाय आपका कुछ चल नहीं रहा है। नीतीश कुमार जी पर आपका दाव कुछ चल नहीं रहा है, तो कम से कम यह उपलब्धि बता देते। तो रीजनल एस्पिरेशन की बात बोल रहे थे, तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, मणिपुर की हिंसा किस बात का है? मणिपुर में निरवस्त्रीकरण हो रहा है और देश का 56 इंच के सीने का प्रधानमंत्री खामोश। 2024 में आपको राजनीति में निर्वस्त्र कर देगी जनता निर्वस्त्र करेगी इनको राजनीति में। चूंकि बेटियों की चित्कार, और आज श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रति हम श्रद्धानवत हैं कि अटल जी ने राजधर्म का पालन करने का नरेंद्र मोदी को नसीहत दिया था जब गुजरात के मामले आए थे। और हम यह भी अब समझते हैं कि नरेंद्र मोदी को बेटी धर्म का पालन करना चाहिए। बेटी धर्म का पालन। बेटी निर्वस्त्र होकर के चीखती और चिल्लाती रही और देश का ये राजनीति में कायर प्रधानमंत्री खामोश बैठा रहा। इससे बड़ा कायरता कुछ भी नहीं हो सकता है। अभी तक ये प्रधानमंत्री को जाने का छुट्टी नहीं है। ये दुनिया घूमते चलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक हैं। तो लज्जा नहीं लगता है कि कलंक माथे पर लग रहा है और उस कलंक में पगड़ी बांध लेते हैं। तो सब पगड़ी तो नकली है, गमछा को बांध लेता है, कदा पगड़ी बांधे हुए हैं, ये भी पगड़ी बांध लेते, वो भी पगड़ी बांध लेता है। अब चलिए इनका देखिए, जल जीवन परियोजना का नाम ले रहे हैं। अब बताइए, लेना देना छुछे फूलेना वाला हाल है। अरे जल जीवन हरियाली तो माननीय नीतीश कुमार जी की कार्य योजना है। बिहार लीडर स्टेट है और मोदी फॉलोअर है। हम जो करेंगे वही काम ही करेंगे। तो नीतीश कुमार जी को तो यूनाइटेड नेशन के राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्लाइमेट लीडर कहा गया, लेकिन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आपके घृणतम कारनामे के चलते, जो देश में आपने अभी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 10, मैंने आपका झूठ अभी पकड़ा है, झूठ तो बहुत है, इतना झूठ है ना कि सत्यवादी हरिश्चंद्र तो बनारस में एकदम छिप गए, कहीं ना बहुत परेशान किए हुए, एकदम जीना मुहाल किए हुए ही। जब बोलता है तो खाली झूठे बोलता है, मुंह खोला कि झूठ बोल दिया। तो हम ये जानना चाहते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी आपसे, क्या ये सारे आरोप हमारे सही हैं? क्या हमारे द्वारा लगाए गए आरोप जनसंख्या के मामले में, अगर क्या भविष्य में
भारतीय जनता पार्टी कोई जनसंख्या नियंत्रण की बात तो नहीं करेगा। दोयम दर्जा का जो इसका नेता सब है, जिनके पास संचिका नहीं जाती है, लेकिन इस ढंग की संचिका जाते रहती है, राजनीतिक संचिका। और जिस ढंग से आपने झूठ बोला, किसानों के साथ फरेब किया, किसानों के पैकेज में कटौती किया है, एसएचजी के मामले में, स्वयं सहायता समूह के मामले में, जल जीवन हरियाली के मामले में, और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग जो विभिन्न एजेंसियों ने जो देश को शर्मसार किया है, उन एजेंसियों पर आपका क्या मंतव्य है? और साथ ही साथ गरीबी कैसे दूर कर दी है नेताजी? अपने तो पहनते हैं 4 बार में 4 बंडी, सुबह में 1 बंडी, दोपहर में 1 बंडी, शाम में 1 बंडी। कौन कलम, कौन दाढ़ी का रंग, कुछ पता नहीं चलता है आदमी का। रूप बदलने में तो यह आदमी माहिर है। तो जब 13.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ गए, जो आप ही दावा कर रहे हैं, तो 80 करोड़ लोगों को जो आप दे रहे हैं, तो कटौती क्यों नहीं किया आपने? कोई मध्यम वर्ग का आदमी अगर इनकम टैक्स पे ही है, अगर वो गैस सिलेंडर में सब्सिडी मिल रहा तो उसका कटौती कर लिए, तो ये भी कटौती करते। इसलिए मैं यह समझता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का पूरा भाषण लज्जा से भरा हुआ था, तनावपूर्ण था। और नाम बदलते हैं तो शाहजहां के लाल किला पर कैसे चढ़े? कौन मंत्र पढ़कर भी मंत्रित हो गए थे? कोई मंत्र किया उन्होंने शुद्धिकरण का? ओम अपवित्र पवित्रो उपासना कुछ तो बोले होंगे, काहे को तो शाहजहां का बनाया हुआ है। उस पर चढ़ने में निर्लज्जता नहीं लगी आपको? लाज नहीं लगा आपको? तो शाहजहां के कार्यकाल को आप गुलामी का कार्यकाल बताते हैं, और शाहजहां के बनाए हुए लाल किला पर चढ़ के झंडा फहराते हैं। वो भी झंडा आप जब फहराते हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, तो देश के स्वतंत्रता सेनानियों की आत्मा पर बहुत चोट पहुंचता है। देश के स्वतंत्रता सेनानी के परिजन यह जानना चाहते हैं कि आप तो राजनीति के उस वंश परंपरा के हैं कि 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली, 14 अगस्त 1947 को आरएसएस के मुखपत्र 5 जन ने लिखा, तिरंगा 3 रंग का है, 3 भारत के लिए अशुभ है, यह भारत के लिए बेहतर नहीं है। तो आज कौन इंजेक्शन लगवाए डीएनए का? कौन सुइया लगा है? जो तिरंगा से प्यार करने लगे, जो तिरंगा को अशुभ कहता था। तो हमारे पुरखे आज अपने आप को अपमानित महसूस करते हैं। जिसने तिरंगा को 3 रंग का करके अशुभ कहा, अपमानित किया, वो आज राष्ट्रवादी बनकर करके झंडा फहरा रहा है। तो आपको 2024 में उन स्वतंत्रता सेनानियों का जो देश की आजादी की लड़ाई में कुर्बानी दिए, जो जान दिए, उनकी आत्मा से राजनीतिक श्राप मिलने वाला है।